प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वर्साय की संधि पर विचार करते समय मार्शल फोच ने कहा था कि यह शांति संधि नहीं, यह तो 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम संधि है। वास्तव में मार्शल फोच की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति सन 1918-19 में हुई थी और ठीक 20 वर्ष बाद सन 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ। इस महाविनाशकारी युद्ध ने मानवता को विनाश के गर्त में धकेल दिया। प्रथम महायुद्ध तुलनात्मक रूप से सीमित था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध ने संपूर्ण विश्व को अपने घातक परिणामों से प्रभावित किया। इस विश्व युद्ध ने विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन को यह कहने पर बाध्य कर दिया कि तृतीय विश्व युद्ध के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, परंतु चौथा विश्व युद्ध पाषाण अस्त्रों से लड़ा जाएगा। स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध की भयंकरता ने राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों के हृदय में यह आशंका पैदा कर दी थी कि यदि कहीं तृतीय महायुद्ध हुआ तो संपूर्ण मानवता सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण प्रथम महायुद्ध 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ और ठीक 20 वर्ष बाद सन 1939 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम महायुद्ध के उपरांत विश्व शांति के प्रयत्न ही अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय महायुद्ध के कारण बन गए। राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय शांति की प्रयासों में असफल रहा और राष्ट्रों द्वारा उसके लक्ष्यों की अवमानना की गई। यूरोप के सभी छोटे बड़े साम्राज्यवादी राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, रूस, पोलैंड इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय न्याय तथा संधि की शर्तों के विपरीत शस्त्रीकरण की विनाशकारी होड़ में लग गए। इन परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम यह महाविनाशकारी युद्ध था जिसने मानवता को विनाश के गर्त में धकेल दिया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जैसे वर्साय की संधि की कठोर व अपमानजनक शर्तें। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बीच पेरिस में हुई संधियों में थे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई, उसे वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। संधि को लेकर जर्मनी के प्रतिनिधियों व जनता में भारी असंतोष था। इस संधि ने जर्मनी को राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक रूप से पंगु बना दिया, उसे उपनिवेशों से वंचित किया एवं उसके व्यापार तथा वाणिज्य को बड़ी हानि पहुंचाई। लैंगसम ने लिखा है, इससे यूरोप में जर्मन प्रदेश का 8वां भाग और 70 लाख व्यक्ति कम हो गए। उसके सारे उपनिवेश, 15% कृषि योग्य भूमि, 12% पशु, 10% कारखाने छीन लिए गए। उसके व्यापारिक जहाज 57 लाख टन से घटाकर केवल 5 लाख टन तक सीमित कर दिए गए। ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति से प्रतिस्पर्धा करने वाली उसकी नौसैनिक शक्ति को नष्ट कर दिया गया और स्थल सेना की संख्या 1 लाख निश्चित कर दी गई। उसे अपने कोयले के 2/3 भाग से, लोहे के 2/3 भाग से और जस्ते के 7/10 भाग से तथा आधे से भी अधिक शीशे के क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा। उपनिवेशों के इस प्रकार छीन लिए जाने से उसे रबड़ और तेल की कमी का सामना करना पड़ा। वर्साय की प्रादेशिक व्यवस्थाओं में उसके उद्योग धंधों और व्यापार को एकदम चौपट कर दिया। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति के नाम पर उसे खाली चेक पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया गया। जर्मनी जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र ऐसी दमनात्मक व अपमान की शर्तों को दीर्घकाल तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अवसर मिलते ही अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए जर्मनी ने पुनः मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। अधिनायकवाद का उदय। इस समय कई देशों में अधिनायकवादी शक्तियों का उदय हुआ, जिनके कार्यों और उग्र नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध को अनिवार्य बना लिया। जर्मनी में वाइमर गणराज्य कमज़ोर साबित हुआ। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर से जनता में असंतोष पनपने लगा। जनता के असंतोष व राष्ट्रीय भावना का लाभ उठाकर हिटलर सत्ता तक पहुंच गया। उसने आक्रामक विदेश नीति का अनुसरण किया। इटली में मुसोलिनी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंत कर अधिनायकवादी सत्ता स्थापित कर दी। जापान में भी तानाशाही एवं साम्राज्यवादी भावना उत्पन्न हो चुकी थी। जापान, इटली व जर्मनी तीनों ने मिलकर 6 नवंबर 1937 ईस्वी को रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण किया। इस प्रकार अधिनायकवाद के उदय ने विश्व को युद्ध के बहुत ही निकट ला दिया। राष्ट्रसंघ की निर्बलता। छोटे राज्यों के झगड़ों को निपटाने में तो राष्ट्रसंघ लगभग सफल रहा, परंतु बड़े राष्ट्रों के मामलों में राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका।
इससे छोटे राष्ट्रों का विश्वास खत्म हो गया और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रमुख शक्तियों के साथ सैनिक संधियां करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप पुनः दो सशस्त्र गुटों में संसार विभाजित हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी बढ़ता गया, जिसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। सुमेन ने उचित ही कहा है कि संघ की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि सदस्य राज्यों में इसके सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, बुद्धिमत्ता और साहस होता, किंतु इनमें इनका सर्वथा अभाव दिखाई दिया। अतएव जनेवा की झील के तट पर एरियाना पार्क में निर्मित उसका भव्य प्रासाद शीघ्र ही उसका सुंदर समाधि स्थल बन गया। साम्राज्यवादी भावना। एशिया में जापान अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। 1930 तक जापान की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई और 1931 ईस्वी में उसने मंचूरिया पर चढ़ाई कर दी। जुलाई 1937 ईस्वी में उसने युद्ध की घोषणा किए बिना चीन के साथ युद्ध शुरू कर दिया। यूरोप में हिटलर जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के बाद छीने गए उपनिवेशों को न केवल वापस लेना चाहता था, अपितु अपने देश में ऐसे अनेक देश सम्मिलित करना चाहता था जिससे जर्मनी का साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जैसा हो जाए। इसी प्रकार मुसोलिनी भी इटली को एक महान साम्राज्य बनाने की योजनाएं बनाने लगा हुआ था। निःशस्त्रीकरण की असफलता। पेरिस सम्मेलन में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने निश्चित किया था कि भविष्य में युद्ध की आशंका को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय निःशस्त्रीकरण है। यह प्रस्ताव पराजित राष्ट्रों पर कठोर रूप से लागू किया गया, परंतु विजयी देशों ने निःशस्त्रीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। 1932 ईस्वी में राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में जिनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन प्रारंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस तथा अन्य अनेक राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया, किंतु पारस्परिक अविश्वास, घृणा एवं स्वार्थ के कारण निःशस्त्रीकरण के किसी पहलू पर कोई संधि नहीं हो सकी। मार्च 1935 ईस्वी में हिटलर ने खुले तौर पर पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। इस घोषणा ने यूरोप में घबराहट उत्पन्न कर दी। जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए सोवियत रूस, फ्रांस ने भी पारस्परिक रक्षात्मक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार जर्मनी एवं फ्रांस पुनर्शस्त्रीकरण में जुट गए। पुनर्शस्त्रीकरण के कारण यूरोप तीव्र गति से भयंकर विस्फोट की ओर अग्रसर हुआ, जिसकी अंतिम परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। उग्र राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध की भांति दूसरे विश्व युद्ध में भी उग्र राष्ट्रवाद संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण था। औद्योगिक क्रांति ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना विकसित की। आर्थिक मंदी ने भी राष्ट्रवाद की भावना को उत्तेजित किया और मित्र राष्ट्रों ने भी अपने राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर नीति अपनाई। अब यह मेरा देश, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सभी गौण हैं, समझने लग गए। हिटलर का कथन था, जर्मन युद्ध आर्य नस्ल के हैं, वे जहाँ कहीं भी रहते हैं वे प्रदेश उनके हैं, वे संसार के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, अतः हर दृष्टि से उन्हें अधिकार है कि वे सब लोगों पर शासन करें। इस तरह से उग्र राष्ट्रवाद ने मानव जाति को एक बार फिर विनाश की ओर धकेल दिया। तुष्टीकरण की नीति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीति में बदलाव होने लगे। ब्रिटेन शक्ति संतुलन की नीति में विश्वास करने लगा। वह नहीं चाहता था कि फ्रांस एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए, क्योंकि इससे यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ने का भय था। ब्रिटेन साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव से भी चिंतित था, इसलिए उसने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण नीति अपनाई, ताकि आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली जर्मनी साम्यवादी रूस का मुकाबला कर सके। अतः ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ हमेशा तुष्टीकरण नीति का अनुसरण किया। 1938 में ऑस्ट्रिया के अपहरण, चेकोस्लोवाकिया के अंगभंग, राइनलैंड के सैन्यीकरण आदि व्यवस्थाओं के उल्लंघन के विरुद्ध तुष्टीकरण नीति अपनाते हुए कोई कदम नहीं उठाया। अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष। वर्साई की संधि और उसके साथ ही बाद में आने वाली अन्य संधियों के द्वारा विभिन्न अल्पसंख्यक जातियां अस्तित्व में आई। पेरिस शांति संधियों के बाद कई अल्पसंख्यक जातियां विदेशी शासन के अंतर्गत रह गई, जिसके कारण उनमें असंतोष और भय की भावना उत्पन्न हो गई। हिटलर ने इस असंतोष का लाभ उठाया। उसने पश्चिम शक्तियों से सौदाबाजी की और अल्पसंख्यकों पर कुशासन के बहाने से ऑस्ट्रिया तथा सुडेटनलैंड के प्रदेश पर कब्जा कर लिया और पोलैंड पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट। सन 1929 ईस्वी में विश्व में एक महान आर्थिक संकट आया, जिसका प्रत्येक देश की आर्थिक व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से बुरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण हम देखते हैं कि अधिनायकवाद को प्रोत्साहन मिला और निःशस्त्रीकरण की भावना समाप्त हुई।
विश्व का दो गुटों में विभाजन भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। और सबसे अंत में हम कह सकते हैं एक तात्कालिक कारण था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अचानक आक्रमण कर दिया और 3 सितंबर को ब्रिटेन व फ्रांस द्वारा चेतावनी देने पर भी जब युद्ध बंद नहीं किया तो ब्रिटेन व फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और यूँ द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया।